वेम्पायर्स की भी कहानी है। अचानक से ना एक लड़की थी जो कि गायब हो गई थी और करीबन कुछ एक दो हफ्ते बाद लोगों को दिखता है कि कोई लड़की भागते आ रही, देखा तो ये वही लड़की है जो गायब हो गई थी। तो क्या करती है ना, वो सीधा उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब जो लड़की बताना शुरू करती है, किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो लड़की बताती है कि वो जो कार्टर ब्रदर्स है उन्होंने मुझे किडनैप करा था, मेरे जैसे कई लोग वहाँ पे हैं। वो बोलते हैं कार्टर ब्रदर्स हमारा खून पीते थे। ऐसे और भी अर्बन लेजेंड्स हैं तेरे पास? चाइना की एक बस थी, दरअसल ये बस जो होती थी ये रात को चलती थी। ओके। अब जो ये बूढ़ा आदमी होता है, ये एकदम से पता नहीं से क्या होता है, वो जो उसी के साथ था, जिससे तब से बातें कर रहा था, एकदम से उसे देख के ना चिल्लाने लग जाता है उस पर कि तू मुझे बाहर मिल, तुझे बताता हूँ, अभी निकल बाहर उतर। और फिर वो भी चिल्ला रहा है कि अंकल आप पागल हो गए क्या, मैंने कुछ करा भी नहीं अभी तक ढंग से, थे क्या हो गया आपको। तो फिर वो अंकल बताते हैं कि तुम्हें याद है पीछे स्टॉप में बस रुकी थी और 3 लोग अंदर बैठे थे, मैंने नोटिस किया कि उनके पैर ही नहीं थे तीनों के। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे एक अनाउंस करना चाहता हूँ कि दिल्ली में सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल होने वाला है। शायद आपको पता ही होगा इसके बारे में, हॉरर कॉन नाम से है। पहला सीज़न हमने करा था पिछले साल और मज़ा आ गया था। और इस बार सेकंड सीज़न बोल दो या फिर ऐसा बोलो कि सेकंड ईयर है और ये आने वाला है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करा जा रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं वहाँ आ रहा हूँ और मेरे जैसे बहुत क्रिएटर्स हैं, हॉरर के चाहने वाले बहुत ऐसे लोग आने वाले हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करी हुई है उन्होंने। तो वो सब वहाँ आएंगे, तो मैं चाहता हूँ आप सब आओ। मेरी कहानियाँ, मैं वहाँ पे अपनी कहानी सुनाऊंगा, बाकी सारे क्रिएटर अपनी कहानी सुनाएंगे, तो हम सबको सपोर्ट करने आओ। और ये जो हम एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ इसे सपोर्ट करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर। तो दिल्ली में आने वाला है 25 और 26 अक्टूबर को ये आ रहा है। तो प्लीज़ गाइज, जितना हो सके थोड़ा सा टाइम निकाल कर आओ और ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देकर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ 25 और 26 फ्री रहना। तू इल्यूमिनाती और इन सब में मानता है ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये होती हैं? हाँ, मतलब प्रूफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना मैं इन चीज़ों के बारे में स्टडी करता हूँ लगता तो है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बाहर की काफ़ी केसेस रहते हैं इन चीज़ों में, इल्यूमिनाटी, वेम्पायर्स। वेम्पायर्स की भी कहानी है? हाँ, एक अर्बन लेजेंड है जो कि काफ़ी फेमस है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, ये कहानी जाती है सीधा 1930s में। ठीक है, अमेरिका में न्यू ऑरलिन्स में क्या होता है कि लोगों की लाइफ बड़ी वहाँ पे सेटल थी, अपना काम करते थे, बढ़िया चिल रहता था और माहौल भी पूरा, क्राइम रेट ज़्यादा नहीं। अचानक से वहाँ क्राइम होने लग जाता है और बड़ा मिस्टीरियस टाइप का था कि मतलब लोग वहाँ से गायब होने लग गए और किसी को समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। पहले एक गायब हुआ, छोटा सा शहर है, लोग एक गायब हुआ तो सब में हल्ला मचा कि भाई कहाँ गया, पुलिस ढूंढने आई, सब हुआ, कुछ पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे 2 हुए, 3, 4 होने लग गए और एकदम से ना वहाँ जहाँ भी लोग बड़े फ्रीली घूम रहे थे, एकदम खौफ बैठ गया कि भाई रात को, और सिर्फ रात को ही बाहर मतलब गायब हो रहे, तो रात को बाहर नहीं निकलना। ऐसा हो जाता है कि 7-8 बजते लोग अपने अपने लॉक्ड हो गए अपने घर के अंदर, बाहर ही नहीं जा रहे। ठीक है, अब आता है ऐसे चलते चलते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल तक ये क्राइम चल रहे हैं लेकिन पकड़ा कोई नहीं जा रहा। पुलिस के ऊपर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि चल क्या रहा है ये, इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं तो। इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं और कोई ना कोई पकड़ रहा है ना क्राइम रुक रहा है। हाँ। 1932 की बात है। अचानक से ना एक लड़की थी जो कि गायब हो गई थी। फैमिली ने हर जगह ढूंढा, पुलिस ने ढूंढा, लोगों ने ढूंढा, और कहीं ना 2 साल तक ये चीजें चल रही, तो लोगों को ऐसा लगता था अब जो गायब हो गया अब नहीं मिलने वाला, कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। लड़की गायब होती है और करीबन कुछ 1-2 हफ्ते बाद, जो भी टाइम रहता है, उसके बाद ना एकदम से भागते हुए बाहर आती है। मतलब लोगों को दिखता है कि कोई लड़की भागते आ रही, देखा तो ये वही लड़की है जो गायब हो गई थी। वो चिल्लाते हुए आ रही है, लोग देखते हैं कि अरे ये तो वही है, सब जाते हैं, भीड़ जमा कर देते हैं वहाँ पे कि क्या हुआ क्या हुआ। बोलते मैं बताऊँ, मतलब वो हालत ही नहीं होती उसकी, बता बहुत डरी हुई है, बहुत मतलब किसी की जान पे बनी हुई है, वो कैसे तो करके बच के आई है। तो क्या करती है ना, वो सीधा उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, बिठाते हैं, उसे पानी वानी पिलाते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील कराते हैं कि कोई बात नहीं, अब हमें पूरा बताओ क्या हुआ था। अब जो लड़की बताना शुरू करती है, किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। दरअसल इस जगह में कार्टर्स ब्रदर रहा करते थे। ठीक है, 2 भाई थे कार्टर्स नाम के। तो उनका जो घर था, ये लड़की बताती है कि मैं वहीं से आ रही हूँ। तो पुलिस बोलती है कि वहाँ क्या करने गए थे आप और इतने टाइम तक क्या हुआ वहाँ पर, पूरी बात बताओ। तो लड़की बताती है कि वो जो कार्टर ब्रदर्स है उन्होंने मुझे किडनैप करा था, हाथ पैर बांध दिए थे, और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे कई लोग वहाँ पे हैं जिन्हें बांध के रखा हुआ है। और ये अगर आपको शॉकिंग लग रहा है तो आगे जो बताती है ये तो मतलब एकदम लोगों का दिमाग घुमा देती है कि वो बोलते हैं कार्टर ब्रदर्स हमारा खून पीते थे। कुछ छुरी ले ली, उससे छील दिया, खून बह रहा है, उसे कप में स्टोर करा, कप भर दिया, फिर वो हील कर दिया, मतलब उसमें बैंडेज वैंडेज लगा दी,
और फिर ये दोनों भाई उसे पीते थे। ये कार्टर ब्रदर्स का एक और सीन था कि ये ना सुबह कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे कहीं, तो पूरे दिन के टाइम नहीं आते थे, जैसे ही सूरज ढलता रात आती वो वापस आ जाते। फिर से जहाँ कट लगा था वहाँ बैंडेज खोलेंगे, फिर से कट मारेंगे सेम जगह, खून निकलेगा, उसे पी जाएंगे। किसी को बिलीव नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है। और यहाँ से जुड़ती है कहानी की, कहा जाता है कि कार्टर ब्रदर्स जो थे ये वैम्पायर्स थे, दोनों खून पिया करते थे, रात को ही दिखते थे, ऐसे निकलते ही नहीं थे बाहर, और काफ़ी पावरफुल भी थे दोनों, नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा पावरफुल। और जो जो वहाँ शिकार हुए उन सबका यही बोलना था कि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। और जो कार्टर ब्रदर्स ऐसे ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं था, जिन्होंने देखा वो बोलते हाँ मतलब ये बड़े मिस्टीरियस टाइप के थे, इनसे बात भी नहीं होती थी किसी की, दिखते ही नहीं थे, किसी को नहीं पता कहाँ रहते हैं, कभी जंगलों के अंदर चले जाएंगे और फिर रात को ही आएंगे। मतलब ऐसा था कि टाउन में तुम रह रहे हो, अगल बगल वालों को तो पता ही होता है, उनका तो पता ही नहीं चलता था। पुलिस जब ये सुनती है पूरी बात तो पुलिस बोलते है चलो छापा मारना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अभी पकड़ते हैं उन्हें। सब जाते हैं वहाँ पर, पुलिस जाती है, थोड़े बहुत लोग और होते हैं वो भी जाते हैं, लड़की। और वहाँ जाकर जब ये देखते हैं तो वहाँ सिर्फ 2-4 नहीं बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं, कई बॉडीज पड़ी होती है, कई मर गए होते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो इतनी बुरी हालत में होते हैं कि अधमरा ही समझो उन्हें, कि बस उनसे खून निकले जा रहा है और वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। और जब सबको 2-3 लोग जो थे उन्हें जब पूछा जाता है तो वो भी यही बताता है कि भाई वो हमारा खून पीते थे। कहाँ गए वो दोनों? किसी को नहीं पता, उस दिन के बाद से गायब, मिले ही नहीं कभी? नहीं मिले उसके बाद में, मतलब आए थे वो उस टाइम तो शायद नहीं मिले, लेकिन क्योंकि वो चले गए थे, ये सब दिन की बात है। एक्चुअली वो लड़की की जो उन्हीं की थोड़ी केयरलेस वो थी कि उन्होंने ना जो रोप से बांधा हुआ था वो टाइट नहीं थी, तो लड़की कैसे तो करके छूट के भाग के आ जाती है, दिन का टाइम था, तो जब जाते हैं तो दिन हुआ होता है, तो वहाँ तो तब तो नहीं थे, लेकिन बाद में जब आते हैं सारे लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। मतलब मेरे ख्याल से अकेले तो नहीं पकड़ पाते क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे, तो उन्हें सब पकड़ते हैं, फिर उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है। तो अब पुलिस उन्हें पकड़ती है, लेकर चले जाते हैं, ठीक है। इस पे पूरी कार्रवाई बैठती है, पूरा टाउन हिल गया था कि ऐसा कुछ भी, हमारे सुनी हुई बातें थी सारी, लेकिन सामने सामने कुछ ऐसा हो गया तो सब हिल चुके थे कि भाई वैम्पायर्स असली में होते हैं, सही में ऐसा कुछ हो रहा है। हर कोई वेट कर रहा था अथॉरिटीज से क्या आने वाला है सुनने के लिए, कि क्या उन्होंने कन्फेस किया, क्या बोला। दरअसल जब उन्हें पकड़ा जाता है तो अथॉरिटी के सामने कन्फेस करते हैं कि हाँ हम वैम्पायर्स हैं, खुद बोलते हैं वो। और बोलते हैं कि अब हमारे कंट्रोल में नहीं है ये सब खून पीना, ऐसा हमें भूख लगती है हम वही पी सकते हैं, तो अगर आपने हमें छोड़ा कल को हम और उठाएंगे और यही करेंगे, वो सामने से बोल देते हैं। फिर अथॉरिटी ऑब्वियसली वहाँ पे एक्शन लेती है और फिर इन सब चीज़ों के चलते उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और इसी तरीके से जो कार्टर ब्रदर्स की पूरी कहानी थी ये फैलते फैलते इतनी हर जगह फैल जाती है कि आज के टाइम में एक अर्बन लेजेंड बनी हुई है। ये एग्जिस्ट करते हैं हमारे बीच, हमें पता ही नहीं चलता। हमें पता ही नहीं है। और अब हुआ ही होगा तभी इतना, जैसे गुची साके होना, आपने तो रिकॉर्ड भी करे, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सुन के विश्वास ही नहीं होता सुन कि के ऐसा कुछ विश्वास हो ही नहीं सकता होता है। ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे वो जो स्त्री की भी कहानी है, नालेवा, नालेवा, वो भी अपने आप में कमाल की कहानी है कि सच में लोग लिखते थे घर के बाहर कल आना। हाँ कल आना। ऐसे ऐसे और भी अर्बन लेजेंड्स हैं तेरे पास? मेरे पास है, एक है चाइना की बस के बारे में है। चाइना की? चाइना की एक बस थी उसके बारे में। हाँ। तो बस थी 375 बस नंबर था। दरअसल ये बस जो होती थी ये रात को चलती थी, लास्ट बस होती थी, ये जाती थी फ्रेगनेंट हिल तक। ओके। ठीक है, बीजिंग से चल के फ्रेगनेंट हिल तक, तो दूर हैं ये दोनों लोकेशन आपस में? हाँ हाँ। ठीक है, मतलब सिटी का एक चक्कर टाइप हो काइंड जाता था पूरा। काइंड ऑफ। तो क्या होता है कि ये बस अब चलने को है और रात को ज़्यादा पैसेंजर्स मिलते भी नहीं थे, तो शुरुआत होती है स्टोरी की कि 2 आदमी होते हैं वो इस बस का वेट कर रहे हैं, एक बूढ़ा होता है और एक थोड़ा यंग होता है। अब दोनों एक ही स्टॉप में आके बस का वेट कर रहे हैं, बस आने में भी टाइम है, करीबन 20-30 मिनट होंगे। तो ये आपस में बातें करने लग जाते हैं क्योंकि कोई आसपास है भी नहीं, और दोनों अच्छे से बातें करते हैं, करते करते दोस्त भी बन जाते हैं। वो पूछता है कि तुम क्या करते हो, बंदा ऑफिस में काम करता था, बताता हूँ मैं इस ऑफिस में, आप कैसे हो, बड़े थे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं ऐसा ऐसा। फिर यही बोल रहे हैं कि हमारा तो ऐसा ही है, रात को एक बस पकड़ो और जाओ, आखिरी बस होती है, ये छूट जाए तो फिर कुछ हो भी नहीं सकता। ऐसे करते करते बस आ जाती है, ये दोनों बस में बैठते हैं, देखते हैं तो अंदर सिर्फ एक ड्राइवर होता है, कंडक्टर एक फीमेल थी वो होती है, और ये दोनों होते हैं। तो दोनों ऐसे बैठ जाते हैं, एक इस सीट में बैठता है, एक उसकी जस्ट अपोजिट वाली में बैठ जाते हैं, और फिर अपनी बातें थोड़ी करते हैं, लेकिन हम कितनी बातें करेंगे, बस चल पड़ती है, तो दोनों अपने अपने सोच में कहीं खो जाते हैं। अब बस चल रही है, एक स्टॉप में रुकती है बस, और 3 लोग
अंदर बैठते हैं, ठीक है, दो मतलब एक यहाँ बीच में जो है ना वो ऐसे कंधों पे, उसने दोनों के कंधों पे हाथ रखा है, ऐसा लग रहा है कि उसे उठा के लेकर आ रहे हैं, वो दोनों लेकर आते हैं और वो भी पीछे जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, बस चल पड़ी। अब जो ये बूढ़ा आदमी होता है, ये एकदम से पता नहीं से क्या होता है, वो जो जो उसी के साथ था, जिससे तब से बातें कर रहा था, एकदम से उसे देख के ना चिल्लाने लग जाता है उस पर कि तू पागल है, ढंग से बैठ। अब वो हैरान एकदम कि भाई क्या हो गया अंकल को, एकदम अभी तो बात कर रहे थे। तो अंकल जी ठीक हो कि क्या हुआ? बोलते क्या हुआ कि मतलब वो बूढ़ा आदमी और आर्ग्यू कर रहा है कि क्या हुआ, क्या बोल रहा है, ढंग से बैठना नहीं होता, तमीज नहीं है तेरे अंदर। वो भी अब थोड़ा कितना ही सुने, तो बोलते हैं कि अंकल हुआ क्या, मुझे ये तो बताओ। अंकल नहीं मान रहे किसी को, ऐसा लग रहा है पता नहीं उन्हें क्या ही हो गया, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि पता नहीं, बस वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो लड़ने में आ गए कि तू तू मुझे बाहर मिल, तुझे बताता हूँ, अभी निकल बाहर उतर। तो अब एकदम से इतना हल्ला गुल्ला हुआ तो ड्राइवर ने बस रोकी। क्या हो गया भाई, ढंग से बैठ जाओ ना, नॉर्मली थोड़ा सा तो बचा है रूट। बोलते नहीं नहीं नहीं, क्या ढंग से बैठे नहीं भाई, इसे बाहर उतारो, और ये फालतू की चीजें कर रहा है, इसे निकालो। वो उसे समझ ही नहीं आ रहा बंदे में, मैंने किया क्या, मैं चुपचाप बैठा हूँ, अंकल को हो क्या गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बोलता है कि ड्राइवर को बोलता है मैं तब तक चलने नहीं दूंगा बस जब तक इसे बाहर नहीं निकालोगे। चाहे तो ड्राइवर अब समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे किसी को भी बोल दे कि निकलो। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों ही उतरेंगे, तेरे को तो मैं बाहर देखता हूँ। और ऐसे पकड़ता है उसको और दोनों नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही नीचे उतरते हैं ड्राइवर को बोलता है तुम जाओ, हम मैं इसे यहीं देखूंगा, ये लंबा चलेगा मैटर जो भी है, ऐसे बोल के अब बस चले जाती है। बोलते पागल है, दोनों के दोनों चले गए। और फिर वो भी चिल्ला रहा है कि अंकल आप पागल हो गए क्या, मैंने कुछ करा भी नहीं अभी तक ढंग से, थे क्या हो गया आपको। जैसे बोलते अंकल एकदम शांत हो जाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने कुछ नहीं करा, मुझे पता है। अब वो पागल हो रहा है कि क्या है ये, पागल हो गया क्या ये आदमी, एकदम से नॉर्मल था फिर मेरे पे चिल्लाने लग गया, फिर अब फिर से वापस से नॉर्मल हो गया। तो वो बोल रहा है कि भाई मेरी बस चले गई, रोको उसे जाके, अब मैं नहीं जानता, मुझे छोड़ो वहाँ पे। बोलते तो अंकल जो बोलते हैं कि उस बस में मत बैठना, उस बस में मैं जानबूझ के तुम्हें बाहर लेकर आया हूँ। तो बोलते क्यों, लड़ा के मुझे बाहर ले आए और बोल रहे हो जानबूझ के, क्या सीन है। तो फिर वो अंकल बताते हैं कि तुम्हें याद है पीछे स्टॉप में बस रुकी थी और 3 लोग अंदर बैठे थे। तो हाँ याद है। बोलता है कि मैंने नोटिस किया कि उनके पैर ही नहीं थे, तीनों के, उनके पैर ही नहीं थे। अब ये बात जब वो जो आदमी सुनता है पहले तो मानता नहीं, हाँ। लेकिन ऑब्वियसली वो रीजन ये था अंकल को बाहर निकालने का, ऐसे पागल होके और फिर ये चीजें बोलने का। तो उसे तो यही लग रहा है अंकल ही पागल हैं। अंकल पागल है, लेकिन वो अंकल जिस तरह बता रहे थे कि देखो तुम मेरी बात मानो, मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पे चीज़ों का, तो मैंने जो किया सही किया है। उसके बाद वो कैसे तो करके कन्विंस कर लेता है उस आदमी को, और ये दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस को बताते हैं कि वहाँ पे एक बस हम बैठे हुए थे ऐसे ऐसे, और वहाँ पे 3 आदमी आए हैं, पैर नहीं थे उनके। पुलिस का पहले रिएक्शन तो नशा वशा करके आए हो क्या, पागल हो रहे हो कुछ भी, रात हो रही है, जाओ चुपचाप चले जाओ। मान ही नहीं रही पुलिस, कुछ भी करके वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मान जाओ, ये वो नहीं मान रहे। अगले दिन सुबह न्यूज़ आती है कि बस गायब हो गई, डेस्टिनेशन में पहुंची ही नहीं और उसका कोई अता पता ही नहीं है, गायब। सब खोजने लग गए बस को कि भाई क्या, कहाँ गई है, इतनी बड़ी बस गायब कैसे हो सकती है। पुलिस को याद आता है कि वो दोनों आए थे और उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई। वापस उनके पास जाते हैं, पूछते हैं कि क्या अब बताओ हमें, अब वो भी सीरियस ले रहे हैं। तो फिर वही चीज़ बताते हैं कि वो 3 बंदे आए, उनके पैर ही नहीं थे और कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। तो हम तो उतर गए वहाँ पे, लेकिन वो ड्राइवर भी गायब हो गया, वो जो साथ में कंडक्टर थी वो फीमेल, वो भी गायब हो गई। अच्छा अब क्या पता चलता है थोड़ी सी टाइम बाद कि बस एक जगह मिलती है ये, और वो होती है डेस्टिनेशन जो होती है ना 100 किलोमीटर दूर, वहाँ मिलती है। तो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि 100 किलोमीटर, बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो इतनी दूर जा सके, फिर भी वो इतनी दूर कैसे। और अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया या गायब हुई तो आसपास ही कहीं एरिया के अंदर ही होगी, इतनी दूर तो क्यों लेकर जाएगा कोई ड्राइवर, कोई सेंस नहीं बनती। ऊपर से एक और चीज़ पता चलती है कि जो फ्यूल टैंक था उसमें ह्यूमन ब्लड था, ह्यूमन ब्लड फ्यूल था। की जगह ह्यूमन ब्लड और फ्लैश। ओह, ये सारी चीज़ें, और ड्राइवर और उसका कभी पता ही नहीं चला, जो कंडक्टर थी उसका कुछ पता ही नहीं चला, आज तक पता नहीं चला है। तो बस 375 हिस्ट्री। ये थी पूरी मिस्ट्री, और ये एक अर्बन लेजेंड बन के रह गई है, चाइना में काफ़ी फेमस है, सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, सब कुछ मतलब सब है। तो वो चलती नहीं है बस अब अब नहीं नहीं लॉन्गर। अब नहीं चलती। ऐसे और भी अर्बन हॉरर लेजेंड्स के बारे में तूने कहानियां कवर करी हैं? या एक कोरिया का है सेसेमी सीड करके। कोरिया का हम सबको पता है कि वहाँ पे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कितने ऊपर है, कितने हाई है। सेसमी सीड्स मतलब वही तिल। तिल के दाने। हाँ। तो क्यों कोरिया में क्या होता है आजकल, के पॉप आ गया, के ड्रामा हो गया, और
ब्यूटी प्रोडक्ट्स दुनिया भर के है ना, तो वहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, उनकी बोलते हैं ग्लास स्किन होती है ये वो, तो बहुत ऊपर है स्टैंडर्ड्स। ये एक अच्छी बात है कोरिया की, लेकिन जो डार्क रियलिटी है वो ये भी है कि जो लोग इस स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते उनके साथ बहुत बुरा वहाँ पे बर्ताव होता है, मतलब उन्हें डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहुत होता है। मैंने तो ये भी सुना है कि जैसे ऑफिस में भी लोग उनको नहीं लेते जो स्टैंडर्ड से नीचे आ रहे हो। हाँ तो ऐसी एक कहानी है काफी पुराने, हम थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक रिम नाम की लड़की होती है, हाँ वो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाती थी, कोरियन थी लेकिन बेचारी दिखने में उतनी सुंदर नहीं थी जितना सब वहाँ पे बाकी लोग थे, ठीक है। वो अपने एज से ज़्यादा ही उम्र की दिखती थी और इसकी वजह से उसे बचपन से बहुत चीज़ें झेलनी पड़ी थी। लोग उसे बड़े अजीब तरीके से देखते थे, उसको बुली भी किया ही करते थे। ये लड़की अभी स्कूल में थी, ठीक है। तो ये ना हर चीज़ ट्राई करती है कोरिया की, ये क्रीम ट्राई कर लूँ, ये कुछ दुनिया भर की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स आइटम ट्राई करती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। इनफैक्ट उसकी स्किन और बुरी हो रही थी क्योंकि नई नई चीज़ें, केमिकल्स ही तो जा रहे हैं, उसकी स्किन को सूट नहीं कर रहे, तो अलग ही, मतलब वो उल्टा ही इफेक्ट दे रहे हैं। और जब वो स्कूल जाती तो लोग उसे ऐसे ही बोलते कि ए बड़ी दीदी ऐसे टाइप की, है ना, कि चिढ़ाते, कि ऐसा लगता था कि ये सीनियर्स है हमारी, इतना इस टाइप की दिखती थी वो। और उसको दिल में बहुत लगती थी ये चीज़ें। अब बोलने को तो इंसान मजाक ही कर रहा है कि हंसी मजाक में बोल दिया कि भाई तू तो बहुत बड़ी लगती है ना, तेरे को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू तो सुंदर ही नहीं है, कोई ऐसी बात निकल गई, ऐसे ऐसे करके उसे बोलते थे। लेकिन उसे चुभती थी क्योंकि वो बचपन से इस चीज़ें सुनते हुए आ रही थी। एक बार की बात है, रिम एक क्लिनिक में जाती है अपनी स्किन दिखाने के लिए। क्लिनिक में ना उसे एक औरत मिलती है बड़ी मिस्टीरियस टाइप की, काले कलर के उसने कपड़े पहने हैं, ठीक है, ब्लैक क्लॉक पहना हुआ था, हैट पहनी हुई थी और मुंह पे स्कार्फ था। वो रिम के पास आती है और उसके कान में एक चीज़ बोलती है इतनी धीरे कि अगल बगल वालों को भी ना सुनाई दे। उसने बोला था कि वो एक पर्ची होती है, वो देती है रिम को और बोलती है कि इसमें तेरे सारे समाधान हैं, जो भी तुझे चाहिए तुझे मिल जाएगा। ये बोल के वो वहाँ से चले जाती है। रिम को समझ नहीं आता क्या बोल के गई। वो पर्ची लेकर घर में जब आती है, पर्ची देखती है तो उसमें लिखा होता है सेसेमे सीड का पेस्ट बनाकर अप्लाई करो। रिम को समझ नहीं आता कि क्या सेंस थी इस बात की, और मैंने तो ऐसा कुछ बताया भी नहीं उनको, खुद ही आके उसने बोला। तो रिम को ऐसा लगता है कि यार अब स्किन है, दूसरा दूर से ही देख लेता है कि इसकी स्किन अच्छी नहीं है, तो उसने आके दे दिया। सेसेमे सीड बोलते भी है कि अच्छे होते हैं, तो वो क्या करती है, ऐसे करती है, सेसेमे सीड का पेस्ट बनाती है और वो अपने पे अप्लाई कर देती है। पहला दिन कोई फ़र्क नहीं, दूसरा दिन कोई फ़र्क नहीं, हफ्ते तक वो अप्लाई करती रहती है और हफ्ते के बाद अचानक से उसकी स्किन ग्लो करने लग जाती है। जो पूरे, मतलब सारे प्रोडक्ट्स उसने यूज़ कर लिए, महंगे से महंगे, सस्ते से सारे, वो नहीं कर पाए। वो सेसेमे सीड का पेस्ट बनाकर उसको दिख रहा था, अब वो अच्छा फील करने लग गई। अब जब वो लोगों से मिल रही है तो लोग उसे कुछ ऐसी नज़रिए से देख रहे हैं जो कभी पहले देखते नहीं थे, कि अरे वाह सुंदर लग रही है। पहली बार उसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, धीरे धीरे सबसे ही मिलने लग गए। जो मिल रहा है कि अरे वाह रिम, क्या क्या लगाया यार, हमें भी बता दे, तू कितनी सुंदर है भाई, हमने तो सोचा नहीं था तू इतनी सुंदर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स ही दे रहे हैं सारे, अप्रिशिएट कर रहे हैं तो रिम को। और उसको पर्सनली भी बहुत अच्छा फील हो लगा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, जो पूरी टूट चुका था। वो सर झुका के चलती थी हमेशा, ऐसे बाल आगे रखती थी कि स्किन थोड़ी छुप जाए, अब बाल पूरे पीछे रखिए और अच्छे से, है ना, उसको लगने लगा कि वो भी सुंदर है पहली बार, तो बहुत खुश थी। अब वो सेसेमे सीड लगाती रहती है और एक टाइम आता है वो बहुत सुंदर बन भी जाती, बहुत सुंदर। अब रिम एकदम फुल कॉन्फिडेंस में थी कि भाई अब जीने का मजा आ रहा है, अब लोग मुझे उस नजरिए से देख रहे हैं, अब मुझे ऐसा पूछ रहे हैं, लोग मुझे पूछ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ऐसे नहीं देख रहे कि पहले ऐसे देखते थे दया की नज़र से कि बेचारी, हर कोई आके अपनी टिप्पणी देता था कि ये लगा ले, वो लगा ले, कुछ ऐसा कर ले, घर वाले बोलते हैं कि लड़का नहीं मिलेगा, कुछ कर रहे थे। अब सब ऐसा कर रहे कि वाह, है ना। लेकिन एकदम से ना ये उसका जो सपना था, जो साकार होता दिख रहा था, वो नाइटमेयर में बदल जाता है। क्योंकि एक बार की बात है, वो घर में बैठी हुई है, उसको ना जलन सी होने लग जाती है उसके स्किन में। तो शीशे के आगे जाके देखते हैं तो ब्लैक ब्लैक थोड़े डॉट बन गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, ये हो सकता है उसने कुछ खा लिया हो, एलर्जिक हो रहा हो, मतलब समझ तो नहीं आता। लेकिन ठीक है, वो बोलते कोई बात नहीं, चले जाएंगे। दिन बीतते हैं, अगले दिन और दर्द हो रही है, वो सो के उठी है ना, तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी स्किन खिंच गई है, जैसा मुल्तानी मिट्टी लगा दो कैसे एकदम खिंच जाती है, वैसी से उसकी खिंच रही है। वो जाके शीशे के सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी स्किन के जितने भी पोर्स थे उसमें सेसेमे सीड्स निकल गए थे। पोर्स में से, आपकी स्किन में कितने सारे पोर्स होते हैं, एक एक दाना निकल गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ऐसा लग रहा है हल्का हल्का मूव कर रहा है। रिन को समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या,
हाँ वो सोचती है कि उस औरत को पूछे, उस क्लिनिक में जाती है स्कार्फ वाफ पूरा पहन के, वो औरत उस क्लिनिक में थी ही नहीं। वो जाके देखती हो पर्चा पर्चा भी नहीं था। अब रिम को ना ऐसा फील होने लगा कि वो दाने ना कोई खींच रहा है उसके, जैसे वो सो रही है तो ऐसे कोई उसकी स्किन को खींच रहा है और उन दानों को। रिम बहुत परेशान, उसके घर वाले देखते हैं, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, भाई ये क्या सीन है, स्किन में से अगर आपके पूरे स्किन में ही दाने दाने लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो कैसा लगेगा। वो तो जा भी नहीं रही, वो घर के अंदर ही बंद है, वो 2-3 दिन से बंद है और इन सब चीज़ों को देख रही है। अब धीरे धीरे ना वो दाने इतने दर्द करने लग गए कि रिम चिल्लाती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। वो निकालने की कोशिश करे तो पूरी स्किन खिंच जाए। एक बार रिम को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, कि भाई हो गया। वो जाती है अपने बाथरूम में, दरवाज़ा बंद करती है और एक एक दाने को निकालना चालू कर देती है। जब वो निकालती तो दाने मूव कर रहे थे हल्के हल्के, कैसे करके पकड़ के पूरा खींचती, पूरा ऐसा लगता थी दाना सिर्फ ऐसे चिपका नहीं हो, अंदर तक चला गया था। तो जब खींचती तो पूरा खून वैसे सब बाहर निकलने लग गया था। उसके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही बाहर से। उसकी मम्मी जाके बोलती है, रिम बेटा दरवाज़ा खोलो, क्या कर रहे हो, उन्हें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। और वो एक एक करके सारे दाने निकाल रही है। तो मम्मी बहुत खटखटाती है, और जब रिम के कोई रिस्पॉन्स नहीं आता सामने से, तो वो क्या करती है कि दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, बेचारी अकेली, उस टाइम एक ही महिला है तो कितना ही जान होगी। बहुत ट्राई करती है, नहीं टूटता दरवाज़ा, नहीं टूटता, बट फिर औरों भी बुलाती है तो फाइनली वो दरवाज़ा टूटता है। जब दरवाज़ा टूटता है तो अंदर जाके देखती है, वहाँ रिम होती ही नहीं है। वहाँ सिर्फ पूरे हर जगह सेसेमी सीड्स पड़े हुए थे और खून पड़ा हुआ था। और ये करके मतलब रिम कहाँ गई, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अच्छा, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला कि कुछ कहाँ गई पता वो? नहीं चला, वो वहाँ से गायब हो गई। अरे बाप रे। तो ये कोरिया की अर्बन लेजेंड है, सेसेमी सीड करके। ये सारी क्रीपी पास्ता स्टोरीज हैं क्या? ये क्रीपी पास्ता तो एक ऐसा हो जाता है कि या तो फैक्ट्स होते हैं कि पुरानी किसी ने सुने हुए टाइप के, या तो लोग खुद से भी बनाते हैं क्रीपी पास्ता में, खुद से एक फिक्शन स्टोरी बनाई वो। लेकिन ये अर्बन लेजेंड वैसा हो गया कि ये तो हुई, मतलब उस एरिया में बड़ी पॉपुलर होती है अर्बन लेजेंड्स। किसी को नहीं पता कि प्रूफ तो कुछ नहीं है, पुराने टाइम की होती है सारी अर्बन लेजेंड्स, बट ये होता है कि हुई हैं। हर एक देश की अपनी एक अर्बन लेजेंड होती है, जैसे कई लायोरोना। हाँ कई हॉरर लेजेंड्स होती हैं। हॉरर जैसे एक लायोरोना की है, लायोरोना है। उसकी ऐसा था मैक्सिको की थी। तो कहा जाता है लायोरोना के टाइम में कि बहुत पुराने टाइम में, राजा लोगों के टाइम में, लोग ट्रैवलर्स हुआ करते थे। ट्रैवलर का क्या काम होता था, यहाँ से वहाँ घूमना पूरा, है ना, और जो चीज़ें उन्हें स्टडी करना। तो एक गांव था जहाँ पे एक औरत थी, वो बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कि जो उसे देख ले उसका दीवाना हो जाए। ठीक है, हर जगह उसी के चर्चे होना, और वो भी अपने फुल घमंड में घूमना लड़की का कि भाई मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। अच्छा, ये जो एक ट्रैवलर आता है, ये इनके गांव में आता है घूमने के लिए। घूमते घूमते ये इस लड़की से मिलता है जो बहुत सुंदर थी। देखते ही ट्रैवलर को भी उससे प्यार हो जाता है, और वो ट्रैवलर भी अच्छा दिखने में, अच्छा खासा हट्टा कट्टा। तो उसको भी, लड़की को भी लगता है यार ये लड़का बड़ा सुंदर है, हमारे गांव का तो लगता नहीं है। तो जाके बात करती है कि आप कहाँ से हो। वो बताता मैं ट्रैवलर हूँ। ट्रैवलर है तो उसके पास दुनिया भर की स्टोरीज है, दुनिया भर के ऐसे किस्से हैं जो आपने कभी सुन। अब तो इंटरनेट है तो हमें हर जगह का पता होता है, लेकिन उस समय नहीं था। तो ऐसा होता था कि अच्छा वहाँ पे क्या होता है वो बताओ। तो वो बताता था कि वहाँ के ऐसे लोग होते हैं, वहाँ की ऐसी दुनिया है, अलग ही दुनिया। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी अपने में ही। तो वो लड़की उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है, वो भी स्टोरी सुनाता, ये सुनती। ऐसे करते करते टाइम बीतने लगा और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों आपस में शादी भी कर देते हैं। प्यार मतलब इतना कि हर किसी को पता था कि भाई अगर प्यार करना है तो इन जैसा करो। एक दूसरे के बिना एक टाइम नहीं रह सकते थे, हमेशा एक दूसरे को चाहिए थे, एक दूसरे चाहिए होते थे। और ऐसे करते करते टाइम बीतता है, अब लड़की के बच्चे हो जाते हैं। अब वो पापा बन जाता है जो ट्रैवलर था। तो वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना। अब वो वापस से ट्रैवलर था तो घूमना शुरू कर देता है। तो इस लड़की को बोलता है कि मैं आता हूँ, मतलब एक बार, पूरा मेरा पेशा है यार, मेरे को जाना पड़ेगा, पैसे भी वहीं से आते हैं, सब कुछ। वो निकलता तो है, लेकिन एक दिन महीने में बीतता है, महीने साल में बीतते हैं, वो वापस ही नहीं आता। अब एक तरफ ये लड़की है जो गांव वाले के हर किसी को पता है कि यार ये तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, उसे 1 साल तक वो वेट करती रहती है। अब इसके पास फोन भी नहीं है, उस समय कहाँ होता था कि पता चल जाए, कुछ पता नहीं। तो धीरे धीरे, पहले तो प्यार था, लेकिन धीरे धीरे ना वो चीज़ नफरत में बदल जाती है कि वो आया ही नहीं। वो गया और वो छोड़ के चले गया। वो आए दिन रोती अपने पति के लिए, आए दिन बस विन्नतें मांगती कि भाई वो आ जाए प्लीज़, लेकिन वो नहीं आया। अच्छा, एक बार की बात है, ये लड़की ऐसे अपने जंगल में घूम रही थी तो इसे वो ट्रैवलर दिख जाता है, लेकिन वो किसी और लड़की के साथ होता है।
और ये जब देखती है तो ये सब समझ जाती है कि अब उसको कोई और लड़की मिल गई है, उसने छोड़ दिया इसे। अब इसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसको इस बात को देखकर, और उसे बदला लेना था। और वो कैसे लेती है, वो जो ट्रैवलर था, जो इसका पति था, उसे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्यारी थी वो थे इसके बच्चे। उसी और उस लड़की के भी वही बच्चे थे, तो वो इतनी ज़्यादा अंधी हो जाती है ना रिवेंज केस में कि वो अपने बच्चों को लेकर जाती है एक नदी में और वहाँ पे उन्हें डुबा देती है, दोनों को डुबा देती है, दोनों मर जाते हैं। और उनके मरने के बाद उसे एकदम से ऐसे हिट करता है कि मैंने क्या करा, मैंने अपने ही बच्चों को डुबा दिया। बहुत रोती है वो जब उसे रियलाइज़ होता है। पहले तो अंधा हो जाता है इंसान एकदम गुस्से में, जब उसे फिर हिट करता है तो बहुत रोती है, बहुत रोती है, और वो भी वहाँ मर जाती है। अब ये कहना है मैक्सिको में लोगों का कि आज भी उसके रोने की आवाज़ें आती हैं, और आज भी जब बच्चे हैं ला llorona उन्हें दिखती है। वो कहीं ना कहीं अपने ही बच्चों को आज भी ढूंढ रही है। तो जैसे कोई बच्चा अकेला घूम रहा है कहीं, तो उसे किसी के रोने की आवाज़ आएगी और कहीं ना कहीं उसे ला llorona दिख भी जाएगी। तो ये आज भी मतलब अर्बन लेजेंड है, लेकिन आज भी ऐसे घूमती है। बल्कि जैसे ला llorona की बात करी तो ला llorona को भी हमने भी बड़ा खूनी मंडी की कहानियों में कवर किया है। तो इसमें एक और स्टेप आगे जाता है कि ला llorona सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मैंने क्या कर दिया है, और वो खुद भी पानी में डूब जाती है। लेकिन जब वो जाती है, कहते हैं ना हेल और हेवन का हाँ, एक जो कॉन्सेप्ट है, और कुछ हैं जो डिसाइड करते हैं आपकी फेट के आप हेल में जाओगे या हेवन में जाओगे, तो वो उसे हेल में हेवन में दोनों जगह जाने से रोक देते हैं। ओके। मतलब वो कहती है कि नहीं, मुझे फ्री करो, मुझे नहीं रहना अर्थ पे, मैंने बहुत सफर कर लिया है, मुझे फ्री करो। तो वो कहते हैं जो तुमने काम किया है अपने बच्चों को डुबा के, वो काम अनएक्सेप्टेबल है। पहले तुम उन बच्चों को जिंदा करो या बच्चों को वापस लाओ, तब हम देखेंगे, तब हम करेंगे। यही तुम्हारा श्राप है कि तुम ऐसे ही रहोगी। तो इसलिए कहते हैं कि कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहां पे ला llorona दूसरों के बच्चों को पानी में डुबा चुकी है या दूसरों के बच्चे मिसिंग हो चुके हैं। तो ला llorona उन्हें अपना बच्चा समझ के मतलब बेसिकली ले जाना चाहती है, ले जाना ओके, उन्हें मारकर ले जाना चाहती है। तो ये भी किस्से कहानियां हैं इस हॉरर लेजेंड, अर्बन हॉरर। और ये डरावना इसलिए क्योंकि अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। अब जितने भी हमने अभी कवर करे ये था, हुआ, खत्म होगी बात, अब बस अफवाहें हैं। हाँ, ये है कि वो अभी भी घूम रही है। अभी भी घूम रही है, और कई सारे लोगों ने मेक्सिको में स्पॉट किया है। सेम जैसे उसका हुलिया है, उसके रोने का ढंग, उसका चेहरा अपीयरेंस, जहाँ काजल उसका बह गया है पूरा। हाँ, जो भी उसकी मतलब जो भी बोलते हैं उसे, तो कालापन है पूरे चेहरे पे रो रो के, और आवाजें आ रही हैं, नदी के किनारे दिख रही है एक औरत पानी के आसपास। तो ये सारी चीजें अभी भी हैं मेक्सिको में। तो यार क्रीपी पास्ता की बड़ी सारी स्टोरीज मैंने सुनी है, और कई स्टोरीज तो ouija बोर्ड के अराउंड भी होती हैं, बड़ी क्रीपी। अरे मैं आपको रियल स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे शेयर करी थी, वीजा बोर्ड को ही लेकर है। और इंडिया की है? इंडिया की ही है। अच्छा। एक लड़का था शुभम नाम का, ठीक है, कॉलेज का ही था और अच्छा खासा मतलब एथलीट था वो, ठीक है। और उसका ग्रुप था एक, इस ग्रुप में टोटल 4 लोग थे, शुभम, उसके 2 दोस्त थे और शुभम की गर्लफ्रेंड। तो ये चारों ना बहुत उस टाइप के लोग नहीं होते जो जो चीज़ें नहीं करनी हम वो करेंगे, जिसे मना करा होता है कि एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या होता है। इन्हें बड़ा एडवेंचरस टाइप्स थे, तो बहुत जगह इन्होंने ऐसी गए जहाँ बोलते थे नहीं जाना चाहिए। और इनका भी ऐसे भूतिया चीज़ों में बड़ा शौक था, जहाँ लोग डरें जाके वहाँ जाएंगे, फिर फोटो खींच के डालेंगे कि देखा हम करके आए, रात को बोलेंगे नहीं जाना तो रात को ही जाएंगे। तो एक ऐसी चीज़ थी वीजा बोर्ड, ट्राई करके देखते हैं भाई, सही सही चीज़ है। और लेकर आता है कोई बंदा, एक इनमें से ही वीजा बोर्ड लेकर आता है और चारों बैठ जाते हैं। अब वीजा बोर्ड में जो जो करना होता है पूरे रिचुअल्स वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक चीज़ है, बुलाना मतलब वीजा बोर्ड ना परफॉर्म करना इतना मुश्किल नहीं है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा नेट पे, तो ये करते हैं। और ऐसा होता है वीजा बोर्ड में ना आसपास की जो स्पिरिट है वो एक्टिव हो जाती है, वो आ जाती है आपके पास, आपको आंसर्स देती है, आप उनसे पूछो। लेकिन वो नीचे गुड स्पिरिट, अगर इविल आ गई तो दिक्कतें आने लग जाएगी। अब ये कर तो लेते हैं शौक शौक में वीजा बोर्ड, तब कुछ होता भी नहीं है। अब जो शुभम था और एक और जो इसका दोस्त था, इसका नाम था अंकित। अब अंकित थोड़ा सा डरता था इन चीज़ों, मतलब कंपैरेटिवली बाकी सब वो थोड़ा सा डरता था। तो अगले दिन, अच्छा ये जो ग्रुप था ये कॉलेज के लोग हैं, तो ये नशा वशा भी बहुत करते थे अपने टाइम में, क्रिएटिव होने के लिए। बोलते तो यही थे कि क्रिएटिव, ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। तो ऑल टाइम हाई रहेंगे, ऐसा होता था इनका रात का। तो एक रात ऐसे ही बैठे हुए हैं
और वही नशा वशा इनका चल रहा है पूरा। और अंकित जो है ना वो एकदम ऐसे फ्रीज हो गया। तो बाकी सब मजाक उड़ाते बोलते क्या हो गया, हैवी हो गया, नी संभाला जा रहा, ज़्यादा चढ़ गई। बोल रहे कि भाई मुझे ना एक लड़की दिख रही है छोटी सी। तो बोलते हैं चढ़ गई, ज़्यादा चढ़ गया। तो नहीं, मैं उसका ऐसे फेस था कि पीछे इस साइड दरवाज़ा है, रूम के अंदर बैठा है, दरवाजे की तरफ देख रहा है। बोलता मुझे दिख रही है भाई, मुझे सच में वहाँ कोई दिख रहा है, छोटी सी लड़की। तो सब बोले तो पागल पागल हो गया, ये क्या बोल रहा है। वो भी देखते थे दरवाजे से, कुछ भी नहीं होता। ऑब्वियसली तुम्हें हेलुसिनेट कर रहे हो या तुम पागल बना रहे हो। तो कुछ बोलते हैं कि तुझे चढ़ गई, कुछ बोलते हैं पागल बना रहा है। अच्छा, और वो लड़की ना बड़ी इतनी सी होगी, 2 चुटियां निकली हुई है उसकी, और ऐसे ऐसे झांक के ऐसे देख रही है दरवाजे से। और उसकी स्किन बहुत पेल है, फ्रॉक पहनी हुई है उसने। तो वो पूरा डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है। कोई विश्वास नहीं कर रहा। और एकदम से ये क्या होता है, हाई तो होता ही है, ये तो ऐसे पीछे मुड़ के एकदम सो जाता है बस ये बोलकर। ये सब भी यही सोचते हैं, हाँ हाई है, दिख रहा है क्लियर, तो जाने देते हैं। अगला दिन होता है, अंकित की इन्हें कॉल आती है। तो भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरे को मतलब मुझे एक लड़की दिख रही है। वो घर में भी था, अपने घर में था, वहां पे भी उसे लड़की दिख रही थी। और अब वो हाई भी नहीं है। अब वो हाई नहीं है, अब वो एकदम नॉर्मल है। अब वो इन्हें शुभम को कॉल कर रहा है, दूसरे कॉन्फ्रेंस में इनका ग्रुप था ही, तो ग्रुप कॉल करते थे, तो बता रहे कि भाई मुझे दिख रही है वो लड़की। तब भी कोई मान नहीं रहा, सबको ये लग रहा है कि मजाक कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इतनी हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर कर ली, कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या एकदम से ऐसे होने लग जाए, इन्हें यही लग रहा था एंड तक की मजाक हो रहा है। लेकिन शुभम को उसकी हालत खराब होने लग रही थी। मतलब उसको उसकी हेल्थ में भी दिख रहा था कि उसकी एकदम से डाउन होने लग गई। अजीब सी, कोई रीज़न नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है। एकदम से उसे वीकनेस फील हो रही है, उसका सर भारी हो रहा है, उसे चक्कर से आने लग रहे हैं। 3 दिन ऐसे निकलते हैं। चौथे दिन क्या होता है कि वो ऐसे बैठे हैं अंकित अपने रूम में। अब वो ना बहुत डर डर के रहता था, क्योंकि कहीं पे भी देखे उसे लड़की दिखती थी। लेकिन चौथे दिन क्या होता है, वो लड़की हमेशा ऐसे झांकती थी उसे, कभी भी ऐसे पूरी सामने नहीं आई है, झांकती थी। चौथे दिन वो ऐसे झांक रही है, और झांकते झांकते वो ऐसे अंदर की साइड आई, और उसने ना हाथ पकड़ा है किसी का। और जैसे वो अंदर आई ना, उसका पूरी वो अंदर आ चुकी है, और उसका हाथ ऐसे जब अंदर आया तो देखा कि किसी और का हाथ उसने पकड़ा हुआ है। और जिसका पकड़ा है वो धीरे से अंदर आई है, एक 8 फीट लंबी औरत। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था लड़की ने, और वो 8 फीट लंबी है, ठीक है, काले कलर के पूरे कपड़े, बाल इतने इतने घने की जमीन तक आ रहे हैं उसकी। और उसका ना बड़ा डिसफिगर्ड सा मुंह था, मतलब ऐसे इंसानी मुंह नहीं कह सकते, कि आंखें यहाँ है, नाक अजीब जगह, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि काट पीट के कुछ कर दिया है उसके मुंह के साथ। हाथ बड़े से, नाखून बड़े, वो बड़े, और इतनी बड़ी ह्यूज सी। और वो आके ऐसे देख रही है अंकित को बहुत गुस्से में। लड़की हमेशा स्माइल करती थी, हमेशा स्माइल में, और वो बहुत गुस्से में देख रही है। और वो पहली बार उछल जाता है, अंकित चिल्लाने लग जाता है जोर जोर से। घर वाले आ जाते हैं, क्या हो गया क्या हो गया, पागल हो गया क्या। वो अंकित बहुत ही ज्यादा डर गया। एक टाइम आता है वो बोल ही नहीं पा रहा, कुछ बोल ही नहीं पा रहा, पसीने पूरे छूट गए हैं उसके। और वो बार बार हकला रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। उसको कैसे तो करके लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं कि भाई क्या हो गया, ठीक तो है। उसके बाद उसे एडमिट करा जाता है। तो अगले दिन ये तीनों आ जाते हैं जो दोस्त होते हैं कि अब सीरियस हो गया सीन, कि क्या हो गया। तो फिर वो सेम चीज़ बोलता है, मैंने बताया था ना मुझे वो दिखती है, वो मुझे दिख रही है। और बोलता है कि अभी भी दिख रही है, अंकित जहाँ जा रहा है उसे वो दिख रही। तो अब जो बाकी दोस्त होते हैं उसे सीरियस लेते हैं कि नहीं यार, ये अब इतना मजाक तो नहीं करेगा कि इतनी बुरी हालत हो गई है कि अभी भी मजाक कर रहा है। तो शुभम बोलता है कि ठीक है ब्रो, कोई कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, हम देखते हैं, कुछ करते हैं, हम पंडित जी के पास जाएंगे, कुछ तो करेंगे, तू बस टेंशन में, तू अपने हेल्थ पे ध्यान रख। ऐसा होता है। अब शुभम अपने घर जाता है, रात हो गई होती है, शुभम सो रहा है, और अचानक से उसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। और उसे सेम वही चीज़ें दिखती है कि एक लड़की अब उसके घर से निकली, और फिर वही सेम औरत आई है, और धीरे धीरे शुभम के पास आई। इस बार लेकिन वो क्रॉल करते हुए आ रही है, नॉर्मल नहीं आई वो 8 फीट लंबी, ऐसे धीरे 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 चली। और ये अंकित शुभम अपने बेड में लेटा है, और वो वहाँ है, ठीक है, लकड़ी का फ्लोर है, मास्टर बेडरूम था, तो वहाँ कैसे आवाज़ आती है चलने की। धीरे धीरे, और वहाँ से एकदम थर 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 करते सीधा यहाँ पे आ गई, और शुभम की आँख खुली है, और उसे पूरा पसीना हुआ पड़ा है, पूरा है ना, प्यास लग रही है उसे। और वो सोच रहा है ठीक है, स्लीप पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस। अब साइंस के हिसाब से देखें तो आप अगर ऐसे करके सोते हो, अपने चेस्ट पे वजन देते हो, तो स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस सेम औरत कैसे, स्लीप पैरालिसिस होता है तो आपको कुछ और दिखता है, लेकिन उस सेम औरत दिखी है, सेम लड़की भी दिखी है। उसे लगता है शायद मैंने ये सब चीज़ें सोची है,
तो दिमाग से हो जाता है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा होता है, लेकिन उसे ये चीज़ लगातार 7 दिन तक होती है। 7 दिन तक? 7 डेज तक सेम ऐसे हाल हो गए थे शुभम के कि वो सोता ही नहीं था रात को, लाइट्स ऑन करिए और सोया ही नहीं है, सोया ही नहीं है, क्योंकि जब भी वो सोए वो औरत उसे दिख जाए, वो आए और सीधा उसके यहाँ पर, वो इतनी भयानक कि मतलब इतनी भयानक देखा ही नहीं होगा किसी को, पूरी छिली हुई उसके फेस है ना, और वो एकदम गुस्से में देख रही है, आंखें उसकी अजीब अजीब तरीके से। शुभम बहुत, अंकित का तो अब इस साइड वो हॉस्पिटलाइज्ड ही है, शुभम का इस साइड बहुत नुकसान होने लग जाता है। अब वो ये भी सोचता है दिमाग से कि यार स्लीप पैरालिसिस होता तो जो चीज़ें नॉर्मली स्मूथ तरीके से होती है वो हो ही नहीं रही है उसकी लाइफ में। उसके पापा के बिजनेस में लॉस होने लग जाता है, फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत अच्छा था शुभम, अचानक से उसकी अपनी जो गर्लफ्रेंड है उससे लड़ाइयाँ होने लग जाती है इसी चीज़ को लेकर के। वो बोलता है मुझे दिख रही है, गर्लफ्रेंड मानती नहीं है, तो एकदम से गुस्से में बोलने लग जाता है कि तू समझ नहीं रही, मैं तेरे को झूठ बोलूंगा, मैं बता रहा हूँ ना ऐसे ऐसे करके, और जहाँ भी देखे वो लॉस ही हो रहा है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी खुद की बॉडी भी बहुत डाउन हो रही है, वीकनेस होती जा रही है। वीकनेस होती जा रही है, और उसे ना फील होती थी प्रेजेंस। वो अंकित के पास भी जाता है, बोलता है कि यार सेम चीज़ मुझे भी हो रही है, और अंकित उसे बोलता है कि ब्रो अपने को जाना पड़ेगा, कोई पंडित जी को ढूंढ, कुछ भी कर, नहीं तो ये हमें ख़त्म कर देगी, ये बहुत डेंजरस है। और वो जो छोटी लड़की थी ना, वो हमेशा इन्हें आसपास दिखती रहती थी, खासकर अंकित को। अब ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं ना, और ये बात कर रहे हैं कि वो हमें ख़त्म कर देते, तो वो जस्ट यहाँ खड़ी है, ऐसा होता था। और वो ऐसे स्माइल ही करती थी, और उसकी स्माइल ही बहुत क्रीपी थी। फिर क्या करते हैं, ये कैसे तो करके कन्विंस करते हैं अपने बाकी 2 दोस्तों को कि भाई तुम मानो मत मानो पंडित जी को लेकर आओ। पंडित जी को लाया जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल में ही लाया जाता है, क्योंकि वो तो बुरे हालत में था। शुभम की दिन ब दिन इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि वो बोल भी नहीं पा रहा था ढंग से, उसकी बस वो सांसें लेता था। पंडित आते हैं, और पंडित जी आके पूरा जब देखते हैं तो बताते हैं कि इनके पीछे बहुत बहुत ही गंदी, बहुत इविल एंटिटी लग चुकी है। सब कुछ वीजा बोर्ड की वजह से, क्योंकि इन्होंने बुला तो दिया, भेज नहीं पाए। भेज दो, थैंक यू बोलना होता है, सब कुछ करना होता है, इनका था क्या, कुछ भी नहीं होता, देगा फालतू की चीज़ें, और ऐसे करके वीजा बोर्ड साइड कर दिया। वहीं से इनके पीछे एक एंटिटी लग चुकी थी, और वो इतनी ख़राब थी कि अगर थोड़े दिन और लगी रहती तो इन सबको खा जाती। एक एक करके इनके आ रही थी वो, खासकर वो 8 फीट वाली जो थी, बहुत भयानक थी वो। लेकिन फिर पंडित जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं करता हूँ ठीक। उसके बाद वो पूरा रिचुअल परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और कुछ तो ताबीज़ तो नहीं, मतलब कुछ लॉकेट सा होता है वो पहना देते हैं, और कुछ खिलाते भी उन्हें प्रसाद बोलकर, जिसके बाद फिर वो थोड़े ठीक होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब ये दोनों ठीक हो गए, लेकिन वो जो लड़की है ना, उसे अभी भी ये चीज़ें दिख रही हैं जो इनके साथ थी। हाँ, उसी ने मुझसे पूरी स्टोरी शेयर करी है। वो बोल रही है कि तब तो मुझे नहीं दिखी, और इस बात को हो गया 1-2 साल हो चुके हैं, पुरानी बात है, उसे अब दिखने चालू हुए हैं चीज़ें। वही औरत, वही लड़की सेम हाथ पकड़ के लेकर आ रही है। वाह, ये तो बड़ा ज़्यादा क्रीपी है यार। मतलब इसे अगर विजुअलाइज करो, अगर इसे ऐसे आंख बंद करके सुनो तो बहुत क्रीपी था, क्योंकि वो जो आपके सामने आ रहा है वो इतना खतरनाक है कि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है देख के, इतना एक 8 फीट लंबी थी। हाँ, और डिस्टॉर्टेड तो कह रहे, आंखें कहीं और, नाक कहीं और वो एक क्रीपी सी लड़की जो आपको हर जगह दिख रही है, मतलब हम यहाँ बातें कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि यहाँ ही बैठी हुई है। ये तो चल ऐसा हो गया केस कि यहाँ पे बुलाया है। कई ऐसे भी केसेस हैं, जैसे गुड़गांव का मैं एक पढ़ रहा था, तूने कवर भी किया है वो, एक कॉल सेंटर का। यस। वो क्या कहानी है? सो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है गुड़गांव वाली। एक एक्चुअली बीपीओ होता था। बीपीओ में क्या करते हैं, सब लोग आते हैं, कॉल सेंटर ही है ना, हाँ। वहाँ पे नाइट शिफ्ट चल रही होती थी, तो ये ग्रुप था एक पूरा, ठीक है। तो एक लड़की होती थी उसमें, रोज़ नाम की, वो आया करती थी रोज़, है ना, और अपना काम करती थी, चिल होती थी एकदम, खुशहाल लड़की है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। ग्रुप भी वैसा ही है, सब उठना बैठना साथ में पूरे ग्रुप के साथ। तो ऐसे ही होता है, हर बार आती थी, कॉल वॉल पूरा अपना काम टाइम से ख़त्म करके चले जाया करती थी, और पास ही में वो एक पीजी में रह रही होती थी, ठीक है। तो एक बार कुछ अजीब बात होती है, रोज़ अपने नॉर्मली रूटीन फॉलो कर रही है, उसे एक कॉल आती है। एक कॉल आती है ना, तो पहली बार रोज़ का रिएक्शन एकदम बदल जाता है कॉल सुनते ही, और वो ऐसे गुस्से में आ जाती है एकदम। तो बाकी जो उसके दोस्त होते हैं, क्या हो गया, तो ठीक है, उन्हें लगता है कि सामने कोई क्लाइंट बढ़िया होगा, गालियाँ वालियाँ देते रहते हैं। वो उससे पूछे क्या हुआ, रोज़ कुछ नहीं बोल रही, बस सुन रही है। ये कॉल ना करीबन 1.5 घंटे तक खींचती है। अच्छा। करीबन 1.5 घंटे तक खींचती है।
और हैरानी की बात तब होती है जब एक दोस्त होता है, उसे दिख रहा है कि भाई लड़की परेशान हो रही है, क्या हो रहा है, तो उससे छीन लेता है और सुनता है। तो वो देखता है कि कॉल तो डिस्कनेक्टेड है, मतलब कॉल चल ही नहीं रही है, बस रोज वो लेकर बैठी हुई है और बस चुपचाप बैठी हुई है, सुन रही है और किसी से बीच बीच में बात भी कर रही है। तो बोलते हैं तू क्या प्रैंक कर रही है, क्या कर रही है, तो पागल हो गई है, हम 1.5 घंटे से परेशान है यहाँ पे कि क्या हो गया, हम तेरा वेट कर रहे हैं। रोज कुछ नहीं बोलती, वो सीधा उठती है, अपना बैग वैग लेकर चले जाती है घर। हाँ और सब एक दूसरे को देखते रहे कि हुआ क्या, हाँ कि ना तो अभी छुट्टी भी नहीं हुई थी, कुछ नहीं, ऐसा ब्रेक थी नॉर्मली, और रोज चले गई। हाँ वहां से मैनेजर आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, किसी के पास कोई आंसर नहीं। हाँ मैनेजर बोलते हैं कोई बात नहीं है, तो गलत बात है ऐसे एकदम बीच में उठ के चले जाना, अगली बार आएगी तो उसे पूछूंगा मैं। अगला दिन होता है, हर कोई रोज को मैसेज कर रहा है दोस्त, भाई कुछ भी बहाना हो प्रिपेयर करके आई हो, मतलब मैनेजर तेरी खबर लेगा। और रोज की साइड से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ये सब आ गए हैं दोस्त, रोज का वेट कर रहा है कि भाई, मैनेजर वेट कर रहा है कि आज भी लेट है, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे चलेगा काम, ये वो, आने दो बताता हूँ। रोज आती ही नहीं है, पूरे दिन छुट्टी गायब। अब दोस्तों को फिक्र हो रही है, वो कॉल कर रहे हैं कि भाई तू है कहाँ, कुछ तो बता, हमने कल रात से तेरे को मैसेज ड्रॉप करा हुआ है, तो ठीक है, मतलब बहुत अजीब हुआ जो भी हुआ। कोई रिप्लाई नहीं। अगला दिन आता है, सब आए हुए हैं, वही रोज का वेट चल रहा है, रोज नहीं आ रही। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और वो आ ही नहीं रही। सब हैरान है और दोस्तों को टेंशन भी हो रही है कि भाई इस लड़की के साथ जो आखिरी इंसिडेंट हुआ बहुत अजीब हुआ, वो एकदम ऐसे छूटते भाग गई, तो कुछ तो हुआ होगा, बहुत अजीब बात थी। तो ये क्या करते हैं कि बोलते हैं एक बार चलते हैं इसके पीजी में, चलते हैं, पूछते हैं भाई ये इसका हालत ठीक तो है। सब मिलकर पीजी में जाते हैं ऑफिस के बाद। पीजी में जाके पता चलता है कि रोज ने 6 महीने पहले पीजी छोड़ दिया था। 6 महीने पहले? 6 महीने पहले पीजी छोड़ दिया था। हाँ। और वो बोल रहे हैं कि यहाँ तो आती नहीं है, और दोस्त बोल रहे तो यहीं आती थी, हमें हमारी जितनी बातें हुई है बोलती थी पीजी जाना है, पीजी जाना है। कुछ तो है जो छुपा रही है, और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ही है कि इतना झूठ बोलना पड़ रहा है उसको। वो क्या करते हैं, पीजी वाले को बोलकर उसकी फैमिली का एड्रेस निकलवा देते हैं। एड्रेस निकालते हैं और पहुंच जाते हैं उसके घर पे। सारे दोस्त घर पे जाके नॉक करते हैं, तो रोज के जो डैड होते हैं वो खोलते हैं गेट। तो सब अंदर घुसते हैं और बोलते हैं कि अंकल जी रोज से मिलना था हमें। अंकल हैरान, उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब वो हैरान से ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे। बोलते हैं अंकल क्या हो गया, आप ठीक तो है ना, रोज आप ऐसे रिएक्शन दे रहे हो, सब सब ठीक है, अब हमें टेंशन हो रही है। और अंकल रोना चालू कर देता है, वो रोना चालू कर देते हैं। तो अब ये सब भी कि क्या हो गया भाई। और रोते रोते अंकल बताते हैं कि रोज की तो 6 महीने पहले ही डेथ हो चुकी थी। सामने रोज की फोटो पड़ी होती है, उसमें माला लगी हुई है। और अब ये दोस्त परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी 3-4 दिन पहले तो हमारे साथ थी, हर दिन आती थी, साथ में उठ के बैठ, मैनेजर की गप्पे, मतलब जो कंप्लेंट्स होती है वो साथ में बैठ के करते थे, और खाना खा रहे हैं साथ में, प्लान्स बना रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 6 महीने पहले मर गई? हाँ। मर गई है, तो वो कौन थी जो हमारे साथ उठ बैठ रही है। उन्हें हैरानी हो जाती है सुनकर। और वो अंकल भी बताते हैं कि मेरे को भी नहीं पता कि क्या हुआ था उसको, और इसी के चक्कर में मैंने 4 दिन पहले कॉल करी थी वहां पर बीपीओ में। हाँ। और ये पता चलता है कि वो कॉल ही रोज ने उठाई थी, जब वो एकदम ऐसी नहीं होगी थी, सीरियस सी कॉल आई थी उसको एक, तो ये उस अंकल की ही कॉल थी जो उसने उठाई थी। उसके बाद से वो एकदम सीरियस फिर गायब हो गई। हाँ। और फिर ये सारी चीज़ें अब उन्हें पता चलती है, वो अब क्या बोलें, घर चले जाते हैं, वो अगले दिन ऑफिस जाते हैं। मैनेजर को बताते हैं? हाँ। मैनेजर को बिलीव नहीं हो रहा कि भाई कैसे, 4 दिन पहले तो यही थी, मैं ही तो उसे डांटने वाला था। हाँ। मैनेजर क्या करता है, पूरे कॉल रिकॉर्ड्स उठाता है जो जो रोज ने पिक करी थी। जब कॉल रिकॉर्ड्स उठा के वो चेक करता है, तो जो कॉल्स थी ना, वन साइडेड थी, क्लाइंट्स की साइड से आता था हेलो हेलो, भाई बोल दो, कोई कोई है तो बोलो, ऐसे ऐसे करके वो रख देता था। सारी कॉल्स ऐसी थी, मतलब कि वन साइडेड ही हो रही है, दूसरी साइड से कोई बात हो ही नहीं रही है। लेकिन क्या ये समझ नहीं आया फिर किस्सा कि क्यों हो रहा था ये? रिचुअल्स नहीं हुए थे मे बी, लास्ट रिचुअल्स उसके, या कुछ ऐसा? बिल्कुल मिस्टीरियस है। आज के टाइम में तो बीपीओ बंद हो गया है, कोई नहीं, मतलब ये शायद गुड़गांव में हर किसी को पता है ये स्टोरी, वाह। काफ़ी फेमस है, लेकिन मतलब कितनी अनबिलीवेबल टाइप है। और जिन्होंने उसके साथ काम किया होगा वो तो डिनाई कर ही नहीं सकते यार ये। सो 6 महीने से उनके साथ रह रही है, उठ रही बैठ रही है, और ऐसा भी नहीं कि कोई आत्मा है पोजेस कर रही है किसी को, बिल्कुल चिल होकर, बिल्कुल खाना भी खा रही है उनके साथ, मिल रही है, प्लान्स बन रहे हैं इनके। बाप रे। जैसे एक फ्रेंड्स है मेरे, सर्वा पूजा, तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, तो वो बताते हैं कि कई बारी
आत्मा मरने के बाद अपना रेसिड्यूअल एनर्जी छोड़ जाते हैं। तो ये जो रेसिड्यूअल एनर्जी है ये शायद इतने टाइम तक कंटिन्यू होती गई जब तक उसे पापा का फोन नहीं आया। और जब पापा का realize तो एकदम फिर तब से गायब। कमाल है, खतरनाक ये। बट थैंक यू सो मच यार, बहुत ही मुझे मजा आया। एंड आई थिंक ये तो बातें हमारी कभी खत्म होंगी नहीं, ऐसा लग रहा है, कहानियां और किस्से कहानियां। तो फिर से बैठेंगे एक दिन और फिर से करेंगे बहुत सारी कहानियों के ऊपर डिस्कशन, एंड क्राइम स्टोरीज भी हम डिस्कशन करेंगे। कर सकते हैं। मुझे भी काफी मजा आया, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और मतलब शुरू में मैं थोड़ा नर्वस था, बट जब बैठ के आपने इतना कंफर्टेबल फील कराया पूरी टीम ने, तो मुझे भी बड़ा मजा। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। एंड आपने अगर अभी तक अल्फा हक्की को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ यूट्यूब पे और सब्सक्राइब कर दो अल्फा हक्की को, ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के लिए। थैंक यू दोस्तों, दोनों एपिसोड्स करके बहुत ही मजा आया मुझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हुई, बड़ी मजेदार कहानियां हुई। दोस्तों, अगर आपको अल्फा हक्की के साथ इन पॉडकास्ट के एपिसोड्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आप अल्फा हक्की से मिलना चाहते हो और हक्की की लाइव हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो जल्दी से हॉरर कॉन के टिकट्स बुक करा लो, लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन, और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया। इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे। आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे। तो आओ हॉरर कॉन में 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला, दिल्ली में। और दोस्तों, हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट।